नमस्ते। आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसमें हमारा करियर कितना सेफ है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये जानेंगे कि आने वाले कल के लिए अपने करियर को कैसे तैयार किया जाए। जरा सोचिए कि आपकी नौकरी की भी एक एक्सपायरी डेट हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये एक हकीकत बन सकता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1940 के दशक की, जो हमें पसंद और उसके अंजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी है एक भाई और बहन की। भाई एक बहुत ही माहिर टाइपसेटर था। मतलब वो पिघले हुए शीशे से एक एक अक्षर को सजाकर किताबें छापता था। बहुत हुनर का काम था। और उसकी बहन वो भी कम नहीं थी। एक टैलेंटेड एनिमेटर जो मिकी माउस जैसे किरदारों में जान डालने के लिए हर एक फ्रेम को अपने हाथों से पेंट करती थी। मतलब दोनों ही अपने अपने काम के उस्ताद थे और उनकी जॉब्स काफी रेस्पेक्टेड मानी जाती थी। और फिर एंट्री होती है एक नई टेक्नोलॉजी की। एक ऐसा बदलाव जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, और वो था कंप्यूटर। अब मजे की बात यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों का रवैया बिल्कुल अलग था। भाई को इसमें एक मौका दिखा, वो उत्सुक हुआ और उसने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। लेकिन बहन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि इसका मेरे काम से क्या लेना देना। और नतीजा, भाई ने खुद को बदला और ग्राफिक डिजाइनिंग में एक नया कामयाब करियर बना लिया, जबकि बहन का हुनर पुराना पड़ गया और देखते ही देखते उसकी नौकरी चली गई। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 10 साल के अंदर 80,000 टाइपसेटरों की नौकरियां घटकर सिर्फ 20,000 रह गईं। मतलब 75% जॉब्स खत्म। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। असल में ये कहानी हमें एक पैटर्न दिखाती है जो टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ बार बार होता है। इसे उल्टा यू कर्व कहते हैं। चलिए, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं 19वीं सदी के कपड़ा उद्योग से। जब नई मशीनें आईं तो कपड़े सस्ते और जल्दी बनने लगे। तो क्या हुआ? कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। और कमाल की बात यह है कि शुरुआत में नौकरियां घटी नहीं, बल्कि और बढ़ गईं। ये था कर्व का पहला फेज। फिर आया दूसरा फेज। इंडस्ट्री अपने पीक पर पहुंच गई, प्रोडक्शन मैक्सिमम था और रोजगार भी अपने ऑल टाइम हाई पर। मतलब ये कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट था। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा कपड़े हो गए। सप्लाई डिमांड से आगे निकल गई और इसका सीधा असर हुआ नौकरियों और सैलरीज पर, जो घटने लगी। तो ये है कर्व का तीसरा और आखिरी फेज। पहले ऊपर, फिर पीक और फिर नीचे की तरफ गिरावट। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब बदलाव की ये लहर आती है तो इस कर्व से आगे कैसे रहा जाए? मतलब इसके शिकार होने से कैसे बचें? तो चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम देखते हैं कि हमारे समय के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक, डेमिस हसाबिस, इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। उनका जवाब है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी पीबीएल। अब ये क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। कोई असली दुनिया की प्रॉब्लम पकड़ो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सीखना जरूरी है वो सीखो। डेमिस हसाबिस की कहानी देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो शतरंज के मास्टर बन गए थे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ खेल जीतना नहीं था। उन्होंने शतरंज खेलना ही छोड़ दिया, एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि हम सोचते कैसे हैं। और इसी सवाल ने 2010 में डीप माइंड की नींव रखी, जिसका मिशन था इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के कोड को क्रैक करना। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाना ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य तो है नहीं। तो इसे हासिल करने के लिए भी उन्होंने पीबीएल का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बड़े से गोल को 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तोड़ दिया। पहला, एक ऐसा एआई बनाना जो अटारी के कोई भी वीडियो गेम जीत सके। दूसरा, दुनिया का सबसे मुश्किल बोर्ड गेम गो में दुनिया के बेस्ट प्लेयर को हराना। और तीसरा, इन गेम्स से जो भी सीखा उसे असली दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाना। और ये तरीका सिर्फ गेम जीतने तक ही नहीं रुका। इसने सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक कामयाबियों में से एक को जन्म दिया। देखिए, दशकों से साइंटिस्ट्स प्रोटीन फोल्डिंग की पहेली सुलझाने में लगे थे। ये समझना कि प्रोटीन अपना 3D शेप कैसे लेते हैं एक बहुत ही धीमी और मुश्किल प्रक्रिया थी। आप इस काम की मुश्किल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक पीएचडी स्टूडेंट को सिर्फ एक प्रोटीन की बनावट समझने में 5-5 साल लग जाते थे। और नतीजा,
50 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर सिर्फ 1.5 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर ही समझ पाए थे। और फिर डीप माइंड ने इस प्रॉब्लम को एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और बनाया अल्फाफोल्ड। तो क्या लगता है, अल्फाफोल्ड ने कितने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का पता लगाया होगा? 20 करोड़। जी हाँ, 200 मिलियन। जो काम करने में पूरी इंसानियत को 50 साल लगे, अल्फाफोल्ड ने उसे कुछ ही महीनों में कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सारा का सारा डेटा दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए फ्री में ओपन कर दिया। ये है पीबीएल की असली ताकत। तो सवाल ये है कि ये तरीका इतना असरदार क्यों है और कोई भी इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? पीबीएल के 4 बड़े फायदे हैं। पहला है क्लैरिटी। आपको हमेशा पता होता है कि आप कोई चीज क्यों सीख रहे हैं। दूसरा, नेटवर्किंग। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे मदद लेते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी एक सब्जेक्ट में बंधे नहीं रहते, बल्कि प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब सीखते हैं। और चौथा, कॉन्फिडेंस। जब आप खुद कुछ बनाते हैं, कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जो आत्मविश्वास मिलता है वो किसी कोर्स को पूरा करने से नहीं मिल सकता। तो आप अपनी पीबीएल जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं? बहुत आसान है। स्टेप 1, एक ऐसी प्रॉब्लम चुनें जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट हो। स्टेप 2, अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए उन्हें सीखना शुरू करें, चाहे वो ऑनलाइन वीडियोस हों, फोरम हो या कोई एक्सपर्ट। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, दोहराते रहिए, कुछ बनाइए, फेल होइए, अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से बेहतर बनाइए। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। और आखिर में नवल रविकांत की इस बात पर गौर कीजिए, 10,000 घंटे आपको अनुभव देते हैं, लेकिन 10,000 बार दोहराना आपको महारत दिलाता है। मतलब सिर्फ घंटे गिनना काफी नहीं है। असली महारत बार बार कोशिश करने, फेल होने और सीखने से आती है। और यही अपने करियर को आने वाले कल के लिए तैयार करने का सबसे पक्का तरीका है।